नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। तो स्वर्ण जयंती पार्क से आज देश और दुनिया की इलेक्शन से जुड़ी और देश दुनिया की राजनीति से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ ये कहेंगे कि देखिए संडे है तो थोड़ा सा ना आलस मत कीजिए। यहाँ देखिए आसपास से इतने लोग हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी सेहत को लेकर जागरूक है। तो आप रखिए अपने सेहत का ख्याल और हम आपके लिए हर अपडेट लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। स्वाति मालीवाल से जुड़ी जो बड़ी खबर मिल रही है, स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई थी उस मामले में अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीएस विभव कुमार की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए हैं विभव कुमार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विभव मोबाइल का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने देर रात सुनवाई के बाद 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। अब जांच के लिए विभव से उनका फोन मांगा गया, लेकिन वो पासवर्ड नहीं बता रहे फोन का। फोन से डेटा भी रिकवर करना है। दिल्ली पुलिस की टीम ये कहती हुई नजर आई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 दिन की पुलिस रिमांड पर विभव कुमार हैं। स्वाति मालीवाल मामले में सीएम हाउस से गिरफ्तारी उनकी हुई थी। दिल्ली के सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के पूर्व पीएस विभव कुमार को सीएम हाउस के पिछले दरवाजे के पास से हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में विभव कुमार से पूछताछ हुई। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उन्हें शाम 4:15 बजे अरेस्ट किया गया। गिरफ्तारी के बाद मारपीट के आरोपी विभव कुमार को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां दिल्ली पुलिस ने 7 दिनों की हिरासत की मांग की। लेकिन दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने विभव कुमार को 5 दिन के पुलिस कस्टडी में भेज दिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक विभव के फोन को मुंबई में फॉर्मेट किया गया है। फोन फॉर्मेट करने से पहले डेटा क्लोन किया गया, जबकि विभव ने अब तक अपने फोन का पासवर्ड नहीं दिया है, इसलिए मोबाइल ओपन करने के लिए एक्सपर्ट को देना होगा। इसी आधार पर दिल्ली पुलिस ने रिमांड की मांग की। माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस अब विभव कुमार को मुंबई ले जा सकती है। ऐसे में मोबाइल डेटा की रिकवरी होने से निश्चित ही विभव कुमार की टेंशन बढ़ सकती है। दूसरी ओर स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट मामले में कोर्ट में पेश हुए केजरीवाल के पूर्व पीएस विभव कुमार ने आरोपों को गलत बताया है। इसके साथ ही विभव कुमार के वकील ने मारपीट के दौरान स्वाति मालीवाल की कुर्ती के बटन टूटने के आरोपों को भी खारिज किया है। विभव कुमार के वकील ने सीसीटीवी वीडियो दिखाते हुए दावा किया कि कथित तौर पर झगड़े वाले दिन आप सांसद ने जो कुर्ती पहनी थी उसमें कोई बटन था ही नहीं। तो स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में विभव कुमार के रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस की टीम अब उनसे सवाल जवाब भी करेगी, मोबाइल फोन से डेटा भी रिकवर करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है और यही वजह है कि आज अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर के घेराव का ऐलान किया। दरअसल लोकसभा चुनाव के दरमियान अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उसका मुद्दा भी छाया हुआ है और जैसे ही वो बाहर आए जेल से उसके बाद स्वाति मालीवाल मारपीट का मुद्दा भी जो है वो छा गया है। अब अरविंद केजरीवाल जो है इस मारपीट वाले मुद्दे को सियासी रंग देने में जुटे हुए, कैसे दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली की सियासत जोरों पर है। छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में अब तक चुप्पी साध रखने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने पूर्व पीएस विभव कुमार की गिरफ्तारी से इतना बौखला गए कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हुए बीजेपी हेडक्वार्टर कूच का ऐलान कर दिया। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। अजीब इत्तेफाक है, जिस महिला राज्यसभा सांसद के साथ मारपीट हुई वो आम आदमी पार्टी की मेंबर हैं। जहां मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया वो दिल्ली का सीएम हाउस है, जबकि हमले का आरोप केजरीवाल के करीबी पर लगा। बावजूद इसके पूरे मामले में केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का रट लगाए हुए हैं। पूरी वारदात के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल पर जबरदस्त हमला बोला है। देखिए, विभव ने जिस गुंडागर्दी से स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है
और आश्चर्यजनक ये है कि उसकी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री आवास के अंदर होती है। तो सीधा सीधा संदेश है दिल्ली की जनता को कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का निवास अब गुंडों की शरण स्थली बन चुका है। विभव की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल के बीजेपी हेडक्वार्टर कूच के ऐलान को बीजेपी इसे जहां दिल्ली के सीएम का स्टंट बता रही है, तो वहीं दूसरे राज्यों के बीजेपी नेता भी अब केजरीवाल पर हमलों की बौछार कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि आप पार्टी को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए, अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगना चाहिए और जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं, ऐसी पार्टी के प्रति पूरे देश की महिलाओं के मन में बहुत आक्रोश है। लोकसभा चुनाव के दौरान शराब घोटाला केस में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब स्वाति मालीवाल की पिटाई मामले में भी आरोपों से घिर चुके हैं। यही वजह है कि केजरीवाल इस मुद्दे को सियासी रंग देना चाहते हैं ताकि दिल्ली की जनता का भरोसा उन पर कायम रहे। और एक बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जहां डबल आतंकी अटैक जो है वो देखने को मिला है। एक तरफ आतंकियों ने बीजेपी नेता को गोली मारी है, इलाज के दौरान बताया जा रहा है उनकी मौत हो गई है। वहीं अनंतनाग में पर्यटकों को भी निशाना बनाया गया, पति पत्नी को गोली मारी गई है और दंपत्ति घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने 2 अलग-अलग घटनाओं को अंजाम दिया है। आतंकियों ने पूर्व सरपंच और बीजेपी नेता को गोली मारी है और इस हमले में बीजेपी नेता की मौत हो गई। दूसरे मामले में राजस्थान से कश्मीर घूमने आए एक दंपति पर भी अनंतनाग में हमला किया गया, जिसमें पति पत्नी घायल हो गए हैं। देश में 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। 5वें चरण के लिए 20 मई यानी कि कल घाटी में चुनाव होना है। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले आतंकियों की इस करतूत से ये साफ जाहिर है कि वो दहशत फैलाना चाहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने 2 अलग अलग घटनाओं को देखिए अंजाम दिया है। एक तरफ लोकसभा का चुनाव हो रहा है और ऐसे में दहशत फैलाने की कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर में की जा रही है। आतंकियों ने पूर्व सरपंच और बीजेपी नेता को गोली मारी है और इलाज के दौरान बताया जा रहा है उनकी मौत हो गई है। दूसरे मामले में राजस्थान से कश्मीर घूमने के लिए आए एक दंपत्ति पर अनंतनाग में अटैक किया गया है, जिसमें पति पत्नी घायल हो गए हैं। देश में 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के 4 चरण इस वक्त पूरे हो चुके हैं और 5वें चरण के लिए 20 मई यानी कि कल घाटी में चुनाव होना है। उसके ठीक पहले दहशतगर्द जो है वो दहशत फैलाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर घूमने के लिए पर्यटक जो पहुंच रहे हैं उनको भी निशाना बनाया गया है ताकि जो दहशतगर्द है वो दहशत कायम कर पाए। यहाँ पर 2 अलग अलग घटनाएं घटी हैं जम्मू कश्मीर में, जो ये बता रही हैं कि चुनाव से ठीक पहले ऐसी घटना सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि चुनाव पर इसका असर पड़ सके। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले आतंकियों की इस करतूत से साफ जाहिर है कि उनका मकसद सिर्फ दहशत फैलाने का है। तो यही वजह है क्योंकि चुनाव होना है कल और ऐसे में लोग पोलिंग बूथ पर न जाएं डर के मारे और चुनाव प्रभावित हो, इस वजह से इस तरीके की दहशत यहाँ पर फैलाई जा रही है। सुपरहिट बुलेटिन में बड़ी खबर जो आ रही है आपको बता दें, अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर हमला बोला है। राजा भैया पर अनुप्रिया पटेल ने हमला करते हुए कहा है कोई भी राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से नहीं पैदा होता, राजा ईवीएम से पैदा होता। खुदा किसी की जागीर नहीं है, अनुप्रिया पटेल ये भी कहती हुई नजर आई। स्वघोषित राजाओं को जनता सबक सिखाएगी। इस बार राजा और रंग बनाने का काम जनता का है, किसी और का नहीं। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि गुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ मतदाता भाइयों के हाथों में है। कि अगर करें तो मदरसे में बच्चे कितने हैं, उन्हें पढ़ाया क्या जाता है, क्या धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें प्राथमिक शिक्षा भी दी जा रही है या फिर नहीं, इसको लेकर के गुजरात के मदरसों में सर्वे शुरू हुआ है। मदरसों में सर्वे का काम शुरू हुआ। टीम जब पहुंची सर्वे करने के लिए तो समुदाय विशेष ने टीम पर हमला कर दिया। पूरा मामला क्या है, क्यों हमला किया गया, हमले के बाद की स्थिति क्या है, अभी ताजा हालात क्या है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। यह है अहमदाबाद का सुल्तान मोहल्ला, जहां गहमा गहमी के बीच पुलिस की मौजूदगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। गहमा गहमी की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे।
सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। वीडियो मदरसे के बाहर की है, जहां सर्वे टीम के पहुंचने पर उन्हें मदरसे के गेट पर ही रोक दिया गया। सर्वे में सहयोग करने की बजाय मदरसे का कर्मचारी टीम के लोगों से उलझता नजर आया। घटना दरियापुर की है। बताया जा रहा है कि मदरसे के सर्वे के दौरान सुल्तान सैयद मस्जिद के बाहर भीड़ बढ़ती चली गई और घिराव कर सर्वे टीम पर हमला कर दिया। अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में ये सैयद अली की मस्जिद पर सर्वे टीम जब पहुंची थी तब ये मदरसा बंद था। उस दौरान सर्वे टीम पर यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने हमला किया था। उसके बाद पूरा का पूरा मामला जो है वो दरियापुर पुलिस स्टेशन में पहुंचा है। हालांकि राइटिंग का, लूट का और सरकारी काम में बाधा डालने का, रुकावट डालने का एक शिकायत दर्ज की गई है। सर्वे टीम पर हमले के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नामजद 5 लोगों के अलावा 35 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। मैं आया तो वो मस्जिद बंद थी, तो मैं आया, इसका प्रूफ तो मस्जिद बंद थी, इसका प्रूफ तो मेरे लॉक लगा हुआ था। तो मैंने फोटो खींचा और 5, 6, 10, 15 आदमी आकर मुझे मारने लगे। सर्वे टीम पर हुए हमले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें सर्वे से कोई नाराजगी नहीं है। उनका कहना है कि आईडी नहीं दिखाने पर एक शख्स ने सर्वे टीम के एक अधिकारी पर थप्पड़ जरूर जड़े, लेकिन लूटपाट और सर्वे के विरोध की खबर झूठी है। यहाँ खड़े रह के उन लोग फोटो पाड़ने लगे। जिस टाइम पे पब्लिक यहाँ भेगी थी, बोले भाई तुम्हारा आईडी प्रूफ लाओ। तो बोले मेरे पास भी नहीं है। तो बोले तुम कैसे फोटो पाड़ते हो तुम? तो बोले मैं सरकारी हूँ। तो सरकारी आदमी तो तुम्हारे पास आईडी प्रूफ तो होना चाहिए ना, तुम्हारा नाम क्या है क्यों नहीं? तो उसपे पब्लिक भेगी थी, उसपे इसको एक लाफा मारा, बस, बाकी दूसरा कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आदेश के बाद गुजरात के 1100 से ज्यादा मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। आयोग का मानना है कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ बच्चों को प्राथमिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इसी मकसद से मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। और चलिए बात करेंगे आग के तांडव की। देश के 3 शहरों में आग के तांडव की तस्वीर देखने को मिली है। दरअसल लाखों के नुकसान की बात भी सामने आ रही है, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ। असम की बात करें तो वहाँ पर आग इतनी भयानक लगी कि कई छात्र वहाँ पर फंस गए। वहीं गाजियाबाद की एक सोसाइटी में इतनी भयानक आग लगी कि पूरी की पूरी सोसाइटी को वक्त रहते खाली करवाना पड़ा। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में आग का तांडव देखने को मिला। जम्मू कश्मीर टू असम आग का ऐसा कहर टूटा कि लाखों का नुकसान हुआ तो कहीं जान आफत में आ गई। आग की 3 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जो कि देश के 3 शहरों से सामने आई हैं। आग की पहली घटना गाजियाबाद से सामने आई है, जहां भयानक लपटों को देखिए कैसे तबाही मचाने के लिए आमादा हैं। आग और धुएं में ऊपर उठने की होड़ मची है। गगनचुंबी धुएं के गुबार को देखकर लोग खौफजदा हैं। महिला प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान किसी को कुछ ना हो। देखो क्या ऐसे कर रही है। किसी को कुछ ना हो। भीषण आग की यह घटना गाजियाबाद के इंदिरापुरम की है, जहां एक सोसाइटी में जनरेटर फटने से 3 फ्लैट्स में आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आग ने फ्लैट्स को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। लोग चीख और चिल्लाने लगे। वहीं घटना की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। जान माल का ज्यादा नुकसान न हो, लिहाजा सोसाइटी के कई फ्लैट्स को खाली कराया गया है। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस खौफनाक अग्निकांड में लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। बिल्डिंग से धुएं का गुबार निकल रहा है। लोगों में चीख पुकार मची हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। बिल्डिंग में फंसे छात्रों को बचाने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोग भी मदद में जुटे हुए हैं। घटना असम के सिलचर की है, जहां कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। बच्चों को बिल्डिंग की खिड़कियों के सहारे नीचे उतरते और कूदते हुए देखा जा सकता है। फायर फाइटर के जवान बिल्डिंग के ऊपर पहुंचे और अंदर फंसे बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। आग लगने के समय कई छात्र कोचिंग संस्थान में मौजूद थे। घटना में बिल्डिंग से गिरकर एक लड़की घायल हो गई। प्रशासन ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। आग की तीसरी तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कटरा से सामने आई हैं, जहां वैष्णो देवी मार्ग पर आग इतनी भयानक लगी कि कई दुकानें जलकर स्वाहा हो गईं। लाइन से दुकानें जलती हुई नजर आईं। आग की खौफनाक लपटों से लोग दहशत में आ गए। काफी देर तक उठी लपटों से दुकानों में रखा सामान मिनटों में जलकर खाक हो गया, लेकिन दुकानदार लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं।
हालांकि दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटे रहे। वो लगातार आग पर पानी की बौछार करते रहे, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली थी कि बुझाने में घंटों लगे। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राहत की बात यह रही कि इस भीषण अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ। और अब बात करेंगे बढ़ते गर्मी के प्रकोप की। और देखिए गर्मी किस कदर अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग ने यहाँ के लिए आशंका जताई है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ सकती है। आईएमडी की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। यानी 5 दिनों तक आपको सतर्क रहने की जरूरत है। बाहर निकलिए तो देखिए सुबह से ही गर्मी बहुत रहती है। आप अपना ख्याल रखिए और ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहिए। ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी ने पूरे देश में अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिन चढ़ते ही धूप का सितम शुरू हो जाता है। लोगों का दोपहर में घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, जिसके चलते मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के लिए गंभीर लू की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही अगले 3 दिनों तक मध्य और पूर्वी भारत में लू चलने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के हिसाब से उत्तर पश्चिम भारत में अगले 5 दिन भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर पड़ने का अनुमान है। गर्मी की बहुत बुरी स्थिति है। गर्मी घर से बाहर निकलना ही नहीं हो रहा। निकलते ही ऐसे लगता है जैसे तपन सी लग रही है। जारी अलर्ट के तहत इन राज्यों में तापमान 48 डिग्री के पार जा सकता है। साथ ही लू और हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में भीषण गर्मी पड़ रही है। राज्यों में 48 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में रेड अलर्ट है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्यों में लोगों से घरों में ही रहने को कहा गया है और खुद को हाइड्रेटेड रखने के निर्देश दिए गए हैं। खबर धौलपुर से है, जहां धौलपुर पुलिस के हाथों एक कामयाबी लगी है। दरअसल 1 लाख के इनामी डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को 4 साथियों के साथ उसके गिरफ्तार कर लिया गया है। वो लंबे समय से फरार चल रहा था। इस डकैत धर्मेंद्र की क्राइम हिस्ट्री क्या रही है, उसको लेकर के एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धौलपुर के सबसे मोस्ट वांटेड बदमाश डकैत लुक्का को आखिरकार पकड़ लिया है। 1 लाख के इनामी डकैत लुक्का को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसका जुलूस निकाला। पुलिस ने डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का के साथ उसके 2 साथियों का जुलूस निकाला। कोतवाली थाने से जगन टॉकीज तक निकाले गए जुलूस के दौरान डकैत और उसके साथियों को देखने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। डकैत और उसके आरोपियों को गंजा कर शहर में घुमाया गया। लुक्का की गिरफ्तारी जिले की पुलिस की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखी जा रही है। पुलिस ने बसई डांग क्षेत्र के जंगलों में मुठभेड़ के बाद 1 लाख रुपए के इनामी डकैत लुक्का को पकड़ने में सफलता हासिल की है। धौलपुर पुलिस का नंबर 1 टारगेट जो था लुक्का डकैत आज पकड़ा गया है। आज सुबह धौलपुर पुलिस की टीम, जिनका निर्देशन सीओ बाड़ी साहब ने किया, वह अन्य टीमों ने मिलकर लुक्का डकैत व उसके अन्य साथी टोटल 5 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने उससे 5 अवैध हथियार सहित 60 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुठभेड़ के दौरान पुलिस और बदमाशों की ओर से 68 राउंड फायर किए गए हैं। लुक्का डकैत पर 37 आपराधिक मामले दर्ज हैं। डकैत लुक्का 2023 से हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहा था। और नालंदा में शनिवार को 2 पक्ष आपस में इस कदर भिड़ गए, वो भी मामूली बात पर फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 4 लोगों को गोली भी लगी है। पूरा मामला क्या है, पुलिस ने एक्शन क्या कुछ लिया है, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के नालंदा के नवीनगर गांव में देर रात बदमाशों ने मामूली विवाद में अंधाधुंध फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। गोलीबारी की घटना में 12 साल के एक नाबालिग समेत 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें एक युवक को गोली गर्दन में लगी है, जिसे पटना रेफर कर दिया गया है।
घटना उस वक्त हुई जब गांव में बिजली का काम हो रहा था। उसी दौरान बदमाशों का मिस्त्री से विवाद हो गया। इसके बाद बदमाशों ने मिस्त्री की पिटाई करते हुए अंधाधुंध फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और इससे पहले ही छठे और सातवें चरण के लिए सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। आज तमाम दिग्गज नेता कहां-कहां चुनाव प्रचार करने वाले हैं, कौन कहां ताल ठोकने वाला है, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा के 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और 5वें चरण के लिए कल मतदान होगा। अब सभी दल और नेता छठे और 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी की बात करें तो पहले चरण से लेकर अब तक प्रचार की कमान पीएम मोदी ने अपने हाथ में ले रखी है। एक एक सीट अहम है, इसलिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। आज पीएम मोदी झारखंड और बंगाल में रैली करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी जमशेदपुर में जनसभा करेंगे। इसके बाद बंगाल के पुरुलिया में दोपहर 12:45 पर पीएम मोदी की रैली होगी। बिष्णुपुर में दोपहर 2:50 पर और मेदिनीपुर में शाम 4:15 बजे पीएम की विशाल जनसभा होगी। गृह मंत्री अमित शाह भी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। आज अमित शाह दोपहर 12 बजे प्रयागराज में रैली करेंगे। दोपहर 1:30 बजे जौनपुर में अमित शाह की जनसभा होगी। इसके बाद गृह मंत्री शाह बिहार के बेतिया में शाम 4 बजे रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ आज यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। सीएम योगी आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज राहुल यूपी के फूलपुर में रैली करेंगे। इसके बाद प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज राहुल और अखिलेश यादव के प्रयागराज में संयुक्त रैली भी होनी है। दोपहर 2:15 बजे पंडलिया और शाम 4 बजे करछना में दोनों नेता रैली को संबोधित करेंगे। कल की वोटिंग के बाद 2 चरणों का चुनाव बचेगा और 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि देश की सत्ता पर कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन काबिज होगा।